और कैसे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये बुक का नेक्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे। जेसन फंग का ओबेसिटी कोड है इनहेरिटिंग ओबेसिटी। तो पहले हमने चैप्टर में बात किया था ओबेसिटी इज लाइक एन एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब एक महामारी जैसे है, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होता। लेकिन हमारा चॉइस ऑफ लाइफ के वजह से एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। बहुत ज्यादा नंबर्स में, बहुत लोगों में है ओबेसिटी आजकल। सेंट्रल ओबेसिटी या व्हाटएवर ओबेसिटी तो बहुत लोगों में है। तो अभी इस चैप्टर में बता रहा है इनहेरिटिंग ओबेसिटी। तो ओबेस चिल्ड्रन ऑफन ऑफन हैव ओबेस सिबलिंग्स। मतलब एक घर में एक बच्चे को अगर ओबेसिटी है, ज्यादातर ऑफन हैव सिबलिंग्स, ऑफन देयर सिबलिंग्स हैव ओबेसिटी। मतलब एक बच्चे को ओबेसिटी है तो घर में दूसरे बच्चे का भी ओबेसिटी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी, ओबेस चिल्ड्रन बिकम ओबेस एडल्ट्स। जो जो बचपन में ओबेस है उनका वजन ज्यादा है, वेट ज्यादा है, बड़े होकर भी उनका वेट ज्यादा रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओबेस चिल्ड्रन गो टू हैव ओबेस, आई मीन ओबेस एडल्ट्स गो टू हैव ओबेस चिल्ड्रन। मतलब कोई अडल्ट है या किसी का बचपन में ओबेसिटी था, बड़े होकर भी उनका ओबेसिटी रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उनका जब बच्चे होते हैं उनको भी ओबेसिटी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये बात ये है, द कंट्रोवर्सी रिवॉल्व्स अराउंड वेदर दिस ट्रेंड इज जेनेटिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। मतलब ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है या जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, वो अगले पीढ़ी में, नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक। और एनवायरनमेंट मतलब एक घर में तो सारे सर्कमस्टांसेस एक जैसे होगा। हाँ, वहाँ का क्लाइमेट एक जैसे होगा, लोगों का सोच भी लगभग एक जैसे ही होगा, उठने का टाइम एक जैसे होगा, खाना खाने के तरीका एक जैसे होगा। मेरे घर में तो मैं जो खाता हूँ वही तो बच्चे को देता है। मैं जो, अभी हम लोग गांव से, गांव में नहीं है, पेरेंट्स मेरे गांव में है, लेकिन हम लोग इधर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर में रहता हूँ। लेकिन पेरेंट्स जो खाना घर में बनाता था वही हम लोग यहाँ पे भी बनाता है। तो एनवायरनमेंट लगभग सेम है, दूर हो गया लेकिन तब भी सेम है। तो क्वेश्चन ये है, ये ओबेसिटी क्या जेनेटिकली, जेनेटिक रीजन की वजह से होता है या एनवायरमेंटल की वजह से होता है? Families share genetic characteristic that may lead to obesity. फैमिलीज में जैसे मैंने बताया ना, फैमिलीज में कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स ऐसे हैं that may lead to obesity. Obesity has become rampant only since 1970. पहले हमने बताया था अमेरिका में जो डिसीजन हुआ फूड, क्या चीज हमें खाना चाहिए, ये सब के बारे में 1970 के बाद। 1970 मतलब कितना, अभी 50-60 साल हो गया, 50-60 ईयर्स के। उससे पहले ओबेसिटी नहीं था, अगर एक आध लोगों को था, लेकिन इस तरह का बीमारी जैसे, इतने से एक महामारी जैसे नहीं था ओबेसिटी। लेकिन 1970 के बाद ये ओबेसिटी बहुत लोगों में है। मोर देन मे बी 10 लोग देखो, उसमें से 7-8 लोगों को ओबेसिटी, मतलब मोटापन, इतना ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट सेंट्रल ओबेसिटी तो है, फैट डिपॉजिट है। लेडीज में, जेंट्स में आप देखो 60-70% लोगों में ओबेसिटी है, वजन ज्यादा है उनका। एंड families live in families live in the same environment
eat similar food at similar time and have similar attitude, है ना? ईट सिमिलर फूड, सेम तरीके का खाना खाता है, सिमिलर टाइम्स, खाना खाने का टाइम भी लगभग सेम ही होगा, एंड लोगों का एटीट्यूड भी सेम है, सोच, सारी चीज। Families often share car, live in the same physical space, and will expose to the same chemicals that may cause obesity. ये सब रीजन है। मैं जो सांस लेता हूँ वही सांस मेरा बच्चा भी लेता है। मैं जिस तरह का पानी पीता हूँ वही पानी बच्चा भी पीता है। जो मैं मसाला डालता हूँ वही मसाला बच्चों का बॉडी में जाता है। सो इसमें ओबेसिटी, जेसन फंग ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ओबेसिटी का रीजन क्या है, या एनवायरमेंटल रीजन है या जेनेटिक रीजन है? Dietary lifestyle habits have changed considerably since 1970s. 1970 के बाद लाइफस्टाइल हैबिट भी चेंज हो गया। मतलब एडॉप्शन ऑफ लो फैट हाई कार्ब डाइट 1970 के बाद अमेरिका में, अमेरिकन आहा का जो स्टडी होने के बाद लो फैट, मतलब उस टाइम से ये बात फैल गया कि ओबेसिटी का रीजन फैट ज्यादा खाना है। आजकल भी कुछ हम लोग खाना खाते हैं, यार तेल ज्यादा मत डालो, सारे प्रॉब्लम तेल के सेंट्रिक है, हैं? कहीं बड़े खाने में गया, वहां पे जाके नहीं नहीं वो तेल निकाल के डालो, चिकन, हाँ तेल निकाल के डालो, ऐसे करते हैं ना हम लोग। सो ये सब बात कहाँ से आ गए? एडॉप्शन ऑफ ए लो फैट हाई कार्ब डाइट इंक्रीज द नंबर ऑफ ईटिंग अपॉर्चुनिटीज पर डे। पहले अपना पेरेंट्स, दादा परदादा का जमाने में, पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में वो लोग 2 बार नहीं तो मैक्सिमम 3 बार खाना खाते थे। लेकिन आजकल हम लोग वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू हैव फूड, मौका ढूंढते हैं खाना खाने का। बर्थडे हो गया पार्टी, कोई दोस्त से मिल गया पार्टी, कुछ भी आ गया सारी चीज में पार्टी, खाना खाने के लिए मौका ढूंढते हैं हम लोग। फूड इज नॉट, फूड इज लाइक समथिंग कॉल्ड सेलिब्रेशन नाउ। एक बार सोच के देखिए, कुछ भी हो जाए, घर में कोई आ रहा है तो सबसे पहले मेहमान आ रहा है तो हम लोग क्या सोचते हैं, यार उनको क्या खिलाएंगे? पहले तो यही जाता है, बाहर जाना है, कौन सा होटल में जाएंगे? सो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ईटिंग अपॉर्चुनिटीज पर डे। पहले 2 बार 3 बार खाना खाता था, आजकल 4 बार 5 बार 6 बार, मिड मील, मील, पोस्ट मील, ये सारी चीज होता है। मोर मील आउटिंग्स, मोर फास्ट फूड रेस्टोरेंट, इस तो पहले नहीं था फास्ट फूड रेस्टोरेंट। मोर टाइम स्पेंड इन कार एंड व्हीकल, कार में, व्हीकल में, ये सब में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया। कुछ स्नैक्स लेते, टीवी देखते तो स्नैक्स खाते, ये सब चीजें बढ़ गया। इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ वीडियो गेम्स, इंक्रीज यूज ऑफ कंप्यूटर, इंक्रीजिंग डाइटरी शुगर, बेकरीज पहले नहीं था, आजकल हर हर कोने में, गांव गांव में भी बेकरीज बहुत ज्यादा है, पैकेट फूड में बहुत ज्यादा मिलता है। ब्रेड, ब्रेड का कितना वैरायटी है आजकल, स्नैक्स में कितने कितने वैरायटीज है। इस सब में शुगर बहुत ज्यादा है। इंक्रीज यूज ऑफ हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, सोडा, कोक, इस सब में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है। इसमें बात यह है कि हम हमें सोचते हैं यार उसमें शुगर ज्यादा है, तो तब आ गया क्या, शुगर फ्री कोक डाइट, ये सब चीजें आ गया। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? एक तो शुगर है बहुत ज्यादा, शुगर में उसमें ऐड करता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ऐड करता है, विच इज वेरी डेंजरस। कॉर्न सिरप का हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये सारे आजकल का सारे लाइफस्टाइल डिसीज का रूट कॉज हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, लेकिन हम लोग जान के नहीं खा रहे हैं लोग ये सब चीजें। लेकिन
जाने अनजाने हमारा जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं, ये सब इसमें एडेड है। उसके लिए हमें एक्चुअली वो पैकेट फूड का पैक पढ़ना आना चाहिए। शुगर किस तरह से उसमें ऐड करते हैं, माल्टोस, डेक्सट्रोस, ये सब बहुत सारी चीजें छोटे छोटे अक्षर में इसमें लिखा रहता है, लेकिन हमें इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। सो वी मे हैव टू लर्न हाउ टू रीड द, वो पैकेट के ऊपर जो लिखा है वो सब हमें पढ़ना आना चाहिए। एंड सोडा 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 आजकल बहुत पीते लोग, कोक, ये सब ड्रिंकिंग हैबिट बहुत हो गया लोगों को। एक तो उसमें शुगर है, डेंजरस, वो शुगर भी कौन सा है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। दूसरा, ये सब सोडा का पीएच 2.5 है। 2.5 मतलब ऑलमोस्ट इज हाईली एसिडिक। हम इस चीज को जानते नहीं है, उसका एसिडिसिटी बहुत ज्यादा है। तो एसिडिक है तो बीमारी फैलेगा। बॉडी जितना अल्कलीन की तरफ जाएगा, जैसे पानी का पीएच लगभग न्यूट्रल है, मतलब पीएच लगभग 7 है, लेकिन आजकल का जो पानी मिलता है उसको बहुत एसिडिक की तरफ जा रहा है पोल्यूशन की वजह से। जो नॉर्मल पानी जो मिल रहा है वो भी तो एसिडिक है, लेकिन एक कोक, सोडा, ये सब चीज बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। कुएं का पानी जो, या नहीं तो पाइप वाटर जो है उसका 7 या उससे ज्यादा में होना चाहिए। 7, 7.5, 8, 8.5 में होना चाहिए, लेकिन आजकल जो पानी मिल रहा है उसका पीएच 6.5, 6 में है। और सोडा हम पिएगा तो उसका पीएच 2.5 है। तो इस वजह से क्या होगा, हम जो खाना खा रहा है वो पेट में जाके जब डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसका पीएच एटलीस्ट उस टाइम पे 8 तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इंटेस्टाइन में जाके उसका पीएच डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है मतलब एसिडिसिटी बढ़ रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, गट में जो बैक्टीरिया है वो रह नहीं पा रहा है वहां पे, एंड लीकी गट हो रहा है। लीकी गट, लीकी गट इन द सेंस हमारा डाइजेस्ट मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो है, फीकल मैटर जो है, स्टूल जो है, एक्चुअली बॉडी से बाहर जाना चाहिए। टॉयलेट में जो चीज जाना चाहिए, जो चीज हमारे टॉयलेट में जाना चाहिए, वो लीक होके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, इनका वॉल्स में से लीक आके हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। कितना टॉक्सिसिटी बॉडी में फैल रहा है। ये सब का रीजन क्या है, एवरीथिंग इज कनेक्टिंग हाई शुगर, एसिडिक, ये सब में जा रहा है। सो एनी और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट टू द ओबेसोजेनिक एटमोसफियर में। इतने चीजें मैंने जो बताया, मतलब खाना ज्यादा खा रहा है, लो फैट हो गया, कार्बो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो गया, डाइटरी शुगर बढ़ रहा है, व्हाट यू कॉल हाई फ्रक्टोज हो रहा है, इंक्रीज पोर्शन साइज हो गया, बीच बीच में हम लोग खा रहा है, ये सब के वजह से दीज ऑल आर क्रिएटिंग एन ओबेसोजेनिक एटमोसफियर फॉर अस। ओबेसिटी बढ़ने का एकलौता एक रीजन नहीं है। अंडरस्टैंड एक चीज, एवरी इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। लोग बोलता ना, यार यार मैं मुझे एक चीज पसंद नहीं है, वो सेम चीज दूसरे को बहुत पसंद भी है, जाने की बात है। सेम वे इतना चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, जरूरी नहीं कि इसमें से सारे चीज आपको नुकसान करेगा, लेकिन इसमें से एटलीस्ट एक चीज आपको नुकसान करेगा, दो चीज आपको नुकसान करेगा। ये सब के वजह से ये ओबेसिटी या इस तरह का लाइफस्टाइल डिसीजेस हाँ हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑथर जेसन फंग ये डिस्कस कर रहा है, नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर मतलब अम, आ, एक इंसान, आ, इनका जेनेटिक रीजन वर्सेस एनवायरमेंटल रीजन। सो इसमें से कौन सा चीज हमारा बॉडी में ओबेसिटी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ ट्विंस ट्विंस होता है ना,
दो बच्चा एक साथ, ट्विंस के ऊपर स्टडी किया। ट्विंस के ऊपर स्टडी करने से ट्विंस में क्या होता है, एक साथ जन्म हुआ, एक घर में रहता है, एक जैसे कपड़ा पहनता है, एक जैसे सारी चीजें, एक स्कूल में जाता है, एक सारी चीजें। लेकिन जेसन फंग ने ये स्टडी किया सेपरेटेड ट्विंस। कुछ ट्विंस ऐसे एक एक घर में रहता है, एक दूसरे घर में रहता है, उनके ऊपर स्टडी किया। और अडॉप्टेड ट्विंस ऐसे भी होता है। अडॉप्टेड ट्विंस मतलब किसी का दो बच्चा हुआ, दो बच्चा में मतलब अनाथ हो गया बच्चा कुछ वजह से, उनको अडॉप्शन, किसी ने अडॉप्ट किया, एक बच्चे को एक फैमिली अडॉप्ट किया, दूसरे मिलता नहीं है, मतलब दे वोंट गिव इट टू पब्लिक, या बाहर मिलते नहीं हो। किस कोई बच्चे को अडॉप्ट किया तो उसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, एक्चुअल पेरेंट्स कौन है, उसका डिटेल्स किसी को देते नहीं, मिलते नहीं। लेकिन स्पेन में स्पेन में ये डिटेल्स वो लोग रहता है उनका। तो इस तरह का 540 डैनिश अडॉप्टीज का स्टडी किया, तो उसमें ये पता चला अगर ओबेसिटी का रीजन अगर जेनेटिक रीजन है, ट्विंस बच्चा एक एक घर में, एक दूसरा घर में, दो पेरेंट्स के पास है, अगर ओबेसिटी का रीजन अगर जेनेटिक है, ये दोनों बच्चे का वेट एक जैसे होना चाहिए और उनका पेरेंट्स जैसे होना चाहिए। अगर ओबेसिटी का रीजन एनवायरमेंटल रीजन है, ये दोनों बच्चे का वेट अलग अलग होना चाहिए, और जिस पेरेंट्स ने उनको अडॉप्ट किया है, जो घर में वो बच्चों को लेके गया है, उस पेरेंट्स का वेट के जैसे बच्चों का वेट होना चाहिए। है ना, ये तो सीधी सी बात है, सिंपल बात है। इसमें ये पता चला जो घर में उनको लेके गया, उस घर में अगर वो जो अडॉप्टेड पेरेंट्स अगर ओबीस है, उनका वेट और जो बच्चा लेके गया उसका वेट से कोई कनेक्शन नहीं है। अडॉप्टेड पेरेंट्स दोनों शायद ओबेस है, तो बच्चा एकदम थिन है, ये दोनों का कनेक्शन बिल्कुल है नहीं। मतलब ओबेसिटी में एनवायरमेंटल रीजन का कोई रोल नहीं। ठीक है, लेकिन स्टडी में ये भी पता चल गया, जो उनका एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर मोटा है, अगर ओबेस है, वेट उनका ज्यादा है, तो ज्यादातर कंडीशन में ये बच्चे भी ओबेस है। जेसन फंग ये बोल रहा है 70%, in 70% of the cases it is genetically transferred, and 30% जो है वो हमारे कंट्रोल में है। 70% इज जेनेटिकली ट्रांसफर्ड एंड 30% हम कंट्रोल कर सकता है। ये स्टडी का एंड रिजल्ट इज लाइक दैट। And the tendency towards obesity followed them like ducklings. डकलिंग मतलब क्या बोलते हैं इसको, डक को क्या बोलते हैं, पतंग क्या बोलता है, जो भी हो, डक होता है ना, डक जो अंडा देता है, मुर्गी जैसे नहीं, जो जो पानी में जो रहता है, डकलिंग्स। राइट सर, डकलिंग को क्या बोलता है, डक को क्या बोलता है? बतख बतख। हाँ, बतख का, हाँ। बतख का बच्चा कैसे जाता है, एक जाता है तो उसके पीछे फुड़ करके भाग के जाता है, स्लोली नहीं जाता। एक कैसे गया, दूसरा ऐसे गया, तीसरा भी ऐसे जा रहा है। एंड ऑथर ये बोल रहा है ओबेसिटी इस तरह से फॉलो करता है।
एंड इसका दिस हैज गॉट जेनेटिकली जेनेटिक रीजन इसके पीछे बहुत ज्यादा है. व्हेन यू लुक ए चाइल्ड अवे फ्रॉम दिस ओबीक parents and place them into a thin household, the child still become obese. दो ओबेस पेरेंट्स का बच्चे को एक थिन पेरेंट्स के पास डाल दिया, वो बच्चा भी ओबीस बनने का चांसेस 70% ज्यादा है. नहीं, बनने का चांसेस 70% है. एंड बहुत सारे और भी स्टडीज है इसमें. पैटर्नल पेरेंट्स, पैटर्नल सिबलिंग्स. पैटर्नल सिबलिंग मतलब आ, जो दो एग से फॉर्म होता है. पैटर्नल सिबलिंग्स मतलब दिस इज एज गुड एज दो सेपरेट बच्चा लेकिन एक साथ पैदा हुआ है. आइडेंटिकल रहने का चांस मतलब रहता है ना, जो दो आइडेंटिकल नहीं है, एक लड़का एक लड़की है, दोनों एक जैसे नहीं दिखता, इस तरह का भी ट्विंस होता है. एक रहता है, एक दूसरा एक, दोनों एकदम जैसे रहता है. लेकिन कुछ ट्विंस ऐसे होता है दो एक फ्यूज होके सेपरेट एज गुड एज दो डिफरेंट प्रेगनेंसी, उस तरह का फॉर्म होता है. तो उसमें उसमें उस बच्चे में भी सेम सिचुएशन था. तो बहुत सारे डीपली स्टडी किया है, स्टडी हुए उसके ऊपर. एंड इसका इसका एक एंड रिजल्ट जैसे ये बता रहा है, ऑल ह्यूमंस आर evolutionally predisposed to gain weight as a survival mechanism. Human beings are predisposed to become obese. जन्म से, जात से हम ओबेस बनने के लिए बना हुआ है, इस तरह के हम मान सकता है. ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड टू, बाय डिफॉल्ट वी आर क्रिएटेड टू बी ओबेस. उसका रीजन है इन पैलियोलिथिक टाइम्स, मतलब हंटर गैदर टाइम्स, हमारे मतलब 3000 4000 ईयर्स पहले का जो ह्यूमन बीइंग है, उनको दे लिव्ड इन ए फूड स्केयर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एनवायरमेंट. उनको खाना हमेशा नहीं मिलता था, क्योंकि जाके हंटिंग करके खाना लेना पड़ता था, खाना पड़ता था. उस टाइम पे उनको खाना बहुत कम मिलता था. कभी कभी क्या होता था, एक बार खा लिया तो फिर मिलता ही नहीं था. एक दिन में एक बार, दिन में एक बार, उसके बाद खाना नहीं मिल रहा है. कभी सिचुएशन ऐसे भी होता था 3 दिन 4 दिन तक खाना नहीं मिलता था. उस टाइम पे जब खाना मिलता था तो एकदम भर भर के खाता था लोग. वो भी ग्रेन्स नहीं खाता था. हंटर गैदर एज में एनिमल्स को हंट करके खाता खाता था. मतलब उस टाइम पे उनका डाइट में कार्बोहाइड्रेट या तो था नहीं, या फ्रूट्स वेजिटेबल से सबसे था, लेकिन ज्यादातर खाने में फैट और प्रोटीन रहता था. तो उस टाइम पे खाना स्टोर करना, बॉडी को खुद स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट था पैलेलिथिक एज में. हंगर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. आजकल भी है. हंगर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. तो उस टाइम से क्या होता था, बॉडी में जो भी हम खाता था उसको बॉडी स्टोर करता था. एंड स्टडी ये बता रहा है 3000 ईयर्स में हम जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं होता. इट टेक्स मोर देन 3000 ईयर्स फॉर अस फॉर दैट जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो पहले जो हंटर गैदर एज में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी था, वही सेम फिजियोलॉजी हमारा सेम है. फिजियोलॉजी तो सेम है, बट हॉर्मोनली वी आर डिफरेंट. तो पहले हमारा बॉडी स्टोर करने के लिए बना हुआ था, वही सेम बॉडी हमारा आजकल भी है, अभी भी है. लेकिन आजकल खाना इतना स्कर्स नहीं.
आजकल खाना सफिशिएंट है। पहले फूड स्कर्स सोसाइटी था हमारा, लेकिन अभी फूड सरप्लस सोसाइटी। फूड सरप्लस सोसाइटी में हमें बॉडी को स्टोर करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ज्यादा देगा तो क्या होगा? जितना जरूरत है हम उससे ज्यादा बॉडी को दे रहा है। सो व्हाट विल बी द कंडीशन? बॉडी इज फोर्स्ड टू स्टोर द फूड, and that ultimately lead to obesity. So जेसन फंग इस बुक का कंक्लूजन ये बता रहा है, एनवायरमेंटल रीजन का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन जेनेटिकल रीजन ओबेसिटी में बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स हार्मोनल रीजन इसमें बहुत ज्यादा है। अलग अलग कम्युनिटी में लोग कैसे जीता था, उनका अल्टीमेट फाइनल में क्या हुआ, ये सब चीजों के बारे में बहुत सारे डिस्कशन है बुक में। एंड आई रेकमेंड एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दिस बुक। अगर वेलनेस से कनेक्टेड हम लोग हैं, वेलनेस से कनेक्टेड हमें बिजनेस करना है, तो ओबेसिटी कोड इज ए मस्ट रीड बुक फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, पार्ट 2, कैलोरी डिसेप्शन, इसमें जाएंगे। The thrifty gene hypothesis doesn't explain obesity, but what does? The new model of obesity. The root cause of obesity is a complex hormonal imbalance with high blood insulin acids central feature. ये चैप्टर का एंड रिजल्ट इसमें बता रहा है। द न्यू model of obesity. The root cause of obesity is a complex hormonal imbalance with high blood insulin acid central feature. But inherited factors count for only 70% of the tendency to obese that we observe. The other 30% factors are under our control. 70% जेनेटिकली ट्रांसफर होके हमारे पास आता है और 30% हमारे कंट्रोल में। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें बहुत सारे बुक्स है ब्यूटीफुली। अभी एक नया किताब मैंने लिया, द 4G कोड टू गुड हेल्थ। ये सब अंग्रेजी ने लिखा है, लेकिन एक इंडियन ने लिखा है, तो थोड़ा सा इंडियन टाइप बातें हो रहा है इसमें। एवरीथिंग इज द सेम, सेंट्रल कोर तो एक ही है, लेकिन द वे इट इज प्रेजेंटेड इज डिफरेंट। Okay, that's all for the morning. राजेश सर, एनीथिंग और कुछ और ऐड करना है?